नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 9 अगस्त की रात को जब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ विभत्स तरीके से बलात्कार करके उसको जान से जानवरों की तरह मार दिया गया, उसके बाद से पूरे देश में पश्चिम बंगाल की इस बेटी को लेकर गम और गुस्से का माहौल है। पूरा देश इस महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहा है। आज देश भर के तमाम डॉक्टरों ने इस मसले को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सोचिए कि जो डॉक्टर हॉस्पिटल्स में आपका इलाज करने के लिए होते हैं, वो आज मजबूर हुए हैं सड़क पर उतरकर अपनी हिफाजत मांगने के लिए, सड़क पर उतरकर अपनी एक साथी के लिए इंसाफ मांगने के लिए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार इस मामले में इंसाफ देती हुई नहीं दिख रही है। लोग कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की अब जांच तो सीबीआई को सौंप दी गई है। तो फिर सवाल ऐसे में उठता है कि ममता बनर्जी की क्या भूमिका है, ममता बनर्जी के खिलाफ यह गुस्सा क्यों? तो सवाल तो यह उठता है कि इस पूरे मामले में आखिर ममता नहीं तो जिम्मेदार कौन है? यह सवाल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि हम इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था का हाल है, उसको लेकर के पिछले कई सालों से पूरा देश ममता से सवाल करता है। जब वहां चुनाव होते हैं तब सवाल करता है, नतीजे आते हैं देश तब सवाल करता है। आपको याद होगा अच्छी तरह से, पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हुए, जब वहां पर पंचायत चुनाव हुए, तो किस तरह की वहां पर हिंसा हुई। वहां जो राजनीतिक विरोधी थे, टीएमसी के जो राजनीतिक विरोधियों थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया, किसी के घर पर बम फेंका गया, किसी का घर जला दिया गया और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। उस वक्त भी जब लोग पुलिस से उम्मीद कर रहे थे कि पुलिस इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करेगी और महिलाओं को, पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाएगी, तो पुलिस ने, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने टीएमसी के गुंडों के खिलाफ रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया। मामला पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट तक पहुंचा और हाई कोर्ट में जब यह मामला गया तो हाई कोर्ट के निर्देश पर जाकर इस पूरे मामले में पीड़ित महिलाओं की कंप्लेंट लिखी गई। और उसके बाद संदेश खाली का मामला होता है। संदेश खाली में महिलाएं सड़कों पर आकर प्रदर्शन करती हैं और यह कहती हैं कि टीएमसी का एक स्थानीय नेता घरों में घुसकर महिलाओं की शक्ल सूरत देखकर उनको घर से उठाकर ले जाता है। धमकी दी जाती है कि मेरे ऑफिस में आओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। घर में लोग अपने घर की बच्चियों को, महिलाओं को, अपने घर की माओं को सुरक्षित नहीं रख पाए क्योंकि टीएमसी का वो गुंडा हर घर में घुसकर महिलाओं को चुनता था कि कौन सी महिला उसे पसंद है। और जब संदेश खाली की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया तो टीएमसी ने क्या कहा? टीएमसी ने कहा ये सारी महिलाएं झूठ बोल रही हैं। इस मामले में भी जब अदालत ने इंटरवीन किया तब जाकर इस मामले में इंसाफ जो है वो होते हुए फिलहाल दिख रहा है। इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है, सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। और अब जब पश्चिम बंगाल में इस बेटी के साथ बलात्कार होता है तब पश्चिम बंगाल में क्या होता है? पहले दिन यह कहा जाता है कि यह बलात्कार नहीं बल्कि यह तो आत्महत्या का मामला है। उसके बाद हड़ताली डॉक्टर, जिस महिला डॉक्टर के साथ हो, उसके साथी यह कहते हैं कि सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है। उसके बाद जब जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर हैं उनके ऊपर हमला होता है, एक बार फिर सबूत मिटाने की कोशिश होती है। अदालत के अंदर पश्चिम बंगाल सरकार का जो वकील है वो कहता है 7 दिन की मोहलत चाहिए। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या 7 दिन की मोहलत सबूत मिटाने के लिए मांगी गई थी?
पर सवाल यह कि सबूत मिटाएंगे कैसे? पश्चिम बंगाल की पुलिस तो कहती है कि एक बलात्कारी था, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। उसने तो बयान भी दे दिया, उसने खुद कहा कि मैंने उस डॉक्टर का गला घोटा, मैंने बलात्कार किया। लेकिन जो पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है वो ये इशारा कर रही हैं कि बलात्कार एक व्यक्ति ने नहीं किया, ये सामूहिक बलात्कार है। और इसलिए जो डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर हैं, देश भर के डॉक्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। लेकिन जब लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो, ठीक उसी समय कोलकाता पुलिस एक्टिव होती है। और कोलकाता की पुलिस, जो लोग भी पश्चिम बंगाल में ये जो कुछ हो रहा है इस बलात्कार कांड को लेकर, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, कोलकाता पुलिस उन्हें नोटिस भेज रही है। यह नोटिस भेजा जा रहा है कि आप अफवाह फैला रहे हैं। अभी अभी रिपोर्ट आई है, मैं आपको दिखाता हूं। प्रिंट एक वेबसाइट है, प्रिंट की महिला पत्रकार ने ट्वीट किया, मां बाप जो पीड़ित महिला है, जिसकी हत्या हो गई, उनके माता पिता के डॉक्यूमेंट्स डाले कि उन्होंने सवाल उठाए हैं जांच पर। कुछ देर बाद प्रिंट किए जो महिला पत्रकार हैं श्रेयसी डे, पहले इनका अकाउंट डिलीट होता है और उसके बाद इनका पहले ट्वीट डिलीट होता है और उसके बाद अकाउंट डिलीट हो जाता है। सवाल यह कि इस महिला पत्रकार को किसने डराया, किसने इस पर दबाव डाला कि वो ट्वीट डिलीट करे और साथ साथ वो अपना अकाउंट भी डिलीट करे? आखिर ऐसा कौन सा खौफ है पश्चिम बंगाल की पुलिस का, कोलकाता पुलिस का, ममता दीदी के प्रशासन का, कि कोई पत्रकार इस पर लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है? जर्मनी में बैठा एक यूट्यूबर है, वो इस पर ट्वीट करता है और ट्वीट करके उसके बाद डिलीट कर देता है। आज तक उसकी हिम्मत नहीं आई कि वो इस रेप कांड पर एक वीडियो बना सके। वो देश में घूम घूम कर वीडियो बनाता था कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है, लेकिन एक बार भी ममता दीदी के राज में जो हो रहा है उसके ऊपर एक वीडियो नहीं बना पा रहा। कई महिला डॉक्टरों ने अपनी साथी के लिए जो ट्वीट किए, उनको उनके ट्वीट डिलीट करने पड़ रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट पुणे में है, शेफाली वैद्य, उनको कहा गया अपना ट्वीट डिलीट करो और उन्होंने डर के मारे उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जान की चिंता है, क्योंकि बंगाल की पुलिस किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। बंगाल में एक व्यक्ति ने यह सवाल उठाए कि ये जो पूरा मामला है इसमें बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। उन्होंने इस बात की आशंका जताई है कि आरजी कर हॉस्पिटल में बहुत कुछ गोरख धंधा चलता है। उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल के अंदर सेक्स रैकेट, पॉर्न रैकेट, और उन्होंने साथ साथ यह भी कहा कि अंदेशा यह भी है, आरोप यह भी है, सुना यह भी गया है कि जो अंग होते हैं, मानव अंग होते हैं, उनको खरीद फरोख्त का रैकेट चलता है। उस व्यक्ति को तुरंत कोलकाता की पुलिस ने नोटिस भेजा। एक और महिला डॉक्टर ने ऐसा ट्वीट किया तो 15 तारीख को जब हम सब लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, उसके घर पे पुलिस पहुंच गई, उसके घर का पता ढूंढते हुए। और वो डॉक्टर महिला ये कह रही है कि मेरे घर में लोग थे, उनसे कहा गया कि हमारी बात कराओ, और उस महिला डॉक्टर ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता उसको धमकी दे रहे हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता कह रहे हैं अपना ट्वीट डिलीट करो, नहीं तो तुम्हारे घर पुलिस भेज दी जाएगी। और पुलिस पहुंच भी जाती है और पुलिस कहती है कि अपना ट्वीट डिलीट करो, उसको ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। ऐसे में कौन इंसाफ देगा? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उम्मीद की जाती है कि वो इन डॉक्टरों को इंसाफ देंगी। डॉक्टरों पर हमला होता है, उसका भी इंसाफ डॉक्टरों को चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी तो खुद सड़कों पर उतरी हुई हैं। ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी है किसके खिलाफ? जो राजनेता ममता बनर्जी हैं वो पश्चिम बंगाल की
हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई हैं। जो राजनेता ममता बनर्जी हैं वो पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई हैं। जो राजनेता ममता बनर्जी हैं वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई हैं। तो अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को ही ममता बनर्जी के खिलाफ सड़क पर उतर के इंसाफ मांगना पड़ रहा है, तो ऐसे में ये डॉक्टर्स कहां जाएंगे और पश्चिम बंगाल की जनता किससे इंसाफ मांगेगी? अगर ममता बनर्जी को खुद सड़कों पर उतरकर अपने स्टेट में अपनी पुलिस से इंसाफ मांगना पड़ रहा है, तो फिर सवाल यह है कि क्या उनको सत्ता में बने रहने का हक है? दो टूक में आज इन सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, इस पूरे मामले पर जो बयानबाजी हो रही है वो भी सुनिए। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, मुझे जितनी जानकारी मिली है मैं विद्यार्थियों को दोष नहीं दे रही। বহিরাগত কিছু बाहर के राजनीतिक लोग जो बंगाल में अशांति फैलाना चाहते हैं, वाम और राम एक साथ मिलकर ये समस्या कर रहे हैं। বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। हिंदुओं की आस्था पर चोट करना ये तो इंडिया अलायंस का जनसिद्ध अधिकार है। जहां पर कोई रामनगर का नाम बदल देगा, वहां पर कोई राम को इन्वॉल्व कर देगा रेप के केस में। ये किस प्रकार की मानसिकता है ममता बनर्जी? व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट इज दिस? राहुल जी, आप बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? देखिए, कहीं देश में बेटियों के साथ घटना हो, किसी नारी के साथ घटना हो, दुखद है, उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और ममता बनर्जी जी खुद मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं। आप उससे उम्मीद नहीं करोगे कि वो तो करेंगी कार्रवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति न करें। राम बाम बाम राम तो अलग बात है। आप खुद बौखलाए हुए हैं, जवाब आपको जुबान से नहीं निकालते हैं। इसलिए आम लोगों को गुमराह करने के लिए, धकोस लेने के लिए, आम लोगों को धकोसला कैसे किया जाए, गुमराह कैसे किया जाए, इस फिराक में आप गए। आप सारे घटना को आम लोगों के सामने घुमा फिरा के, तोड़ के, मोड़ के आप पेश करना चाहते हैं, क्योंकि आम लोगों की निगाहों में आप और आपके पार्टी निर्दोष साबित हो सके। बस यही आपका मंशा है। कोई प्रोटेस्टर डॉक्टर के संघर्ष स्थल को तोड़ेगा क्या? ये तो वो ही तोड़ेंगे जो डॉक्टर्स की उस प्रोटेस्ट की विरोध कर रहे थे। विरोध कौन कर रहा था? टीएमसी विरोध कर रही थी। तो इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि शुरू से जो एक नियत और नीति रही है छिपाने की, बचाने की, वही नियत और नीति ममता जी की इस बयान में स्पष्ट रूप में दिख रहा है। सवाल ये भी उठता है कि रेपिस्ट निश्चिंत है, लेकिन प्रोटेस्टर्स पर मॉब आकर हमला करती है। ये कैसे संभव है कि गुंडों की एक फौज इकट्ठी होती है शहर में और पुलिस को पता तक नहीं चलता? ये कैसे संभव है कि गुंडे आकर, मॉब आकर अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं और मीडिया की रिपोर्ट से कहती है उन चीज़ों के साथ तोड़फोड़ करते हैं जो शायद एविडेंस का हिस्सा है। देखिए, 14 तारीख को जो हुआ है वो लोग अपने से अच्छे से प्लान करके कोशिश किया था समझाने के लिए कि ये आंदोलनकारी लोगों ने किया है। हालांकि आंदोलनकारी लोगों ने किया नहीं है। कुछ लोगों ने वहाँ पे वीडियो कर लिया है। अच्छे से दिख रहा है कि 15-20 मुख शक्ल दिख रहा है, जो शक्ल वहाँ के लोकल गुंडे ही होंगे। आपको किसी ने ब्लूप्रिंट दिया और फटाफट 25-30 मिनट के अंदर ये काम निपटाने के लिए कहा गया। पूरा ब्लूप्रिंट के साथ ये लोग गए तोड़फोड़ करने के लिए। किसने तैयार किया? ममता बनर्जी साइलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। क्लियर पिक्चर
आज हम लोग जो प्रतिबाद कर रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रहे हैं हम भी चाहते हैं कि फांसी हो, लेकिन एक्चुअली वो चाहते नहीं है। तो ये तमाम राजनीतिक गहमा गहमी और मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक और देश के हर कोने में डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं और राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या इस पूरे मामले में कुछ छुपाने की, कुछ दबाने की कोशिश हो रही है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर पश्चिम बंगाल में कोलकाता की पुलिस आखिर क्यों इस बंगाल बलात्कार के मामले पर सवाल उठाने वाले हर व्यक्ति को कानूनी नोटिस भेज रही है, उनके ट्वीट डिलीट करने पर उन्हें मजबूर कर रही है? इन सब पे चर्चा करेंगे। आज 5 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। ये परिचय करवा दूं, मेरे साथ शायना एनसी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कमरू चौधरी जुड़े हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पश्चिम बंगाल के ही। मेरे साथ रुद्रांका सान्याल हैं, टीएमसी के सपोर्टर हैं, ममता बनर्जी के सपोर्टर हैं। मेरे साथ प्रकाश चंडालिया हैं, महानगर के संपादक हैं, पश्चिम बंगाल से। और मेरे साथ स्टूडियो में शशांक शेखर झा हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप सभी का शुक्रिया स्वागत जुड़ने के लिए। रुद्रांका सान्याल, इस पूरे मामले में पहले तो ये समझना चाहिए, ममता बनर्जी आज किसके खिलाफ सड़कों पर उतरी थी? क्या वो आज जो राज्य की हेल्थ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, या गृह मंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी? कानून व्यवस्था का भी मामला है, हॉस्पिटल पर अटैक हुआ, हॉस्पिटल में रेप हो जाता है, तो हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ कर रही थी या कानून मंत्री के खिलाफ कर रही थी, कानून मंत्री ममता बनर्जी, या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कर रही थी क्योंकि राज्य उनसे संभल नहीं रहा? देखिए, ये जो इंसिडेंट अभी हुआ ये बहुत ही दुखदजनक है, और जिन लोगों ने ये किया ये समाज के कीड़े हैं, ये समाज का व्याधि है। तो ममता बनर्जी इन जैसे जिनके माइंड में ऐसा सोच रहता है, इस सोच के खिलाफ आज आंदोलन किया। उन्होंने सोच के खिलाफ आज रास्ते पे उतर आए, और ये उन लोगों के बारे में ये बोलना चाहते हैं कि आप ये सोच बदलो, समाज से इन सोच रखने वाले लोगों को विताड़ित करना चाहिए। इसलिए ममता बनर्जी रास्ते में आए और सबको यही बोला कि इस सोच से हमको आगे निकलना पड़ेगा। ये सोच बहुत ही खराब है, घिनौना है। उस सोच का क्या जिन्होंने हड़ताली डॉक्टरों पर हमला किया, उस सोच का क्या करेंगे जिसने, सुनिए मेरा सवाल पूरा हो जाए, उस सोच का क्या करेंगे जिस सोच ने उस आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को 4 घंटे में ही उसको प्रमोशन देके कहीं और भेज दिया? उस सोच का क्या करेंगे जहां पर एक वकील जाकर के कहता है कि 7 दिन पुलिस को चाहिए? उस सोच का क्या करेंगे जहां पे कलकत्ता पुलिस जो है ऐसे ट्वीट करने वालों को, इस बलात्कार पीड़ित के लिए इंसाफ मांगने वालों को नोटिस भेजे? उस सोच का क्या करेंगे? उस सोच के खिलाफ तो खुद ही, वो सोच तो खुद ममता बनर्जी की सोच है, तो ममता बनर्जी उस सोच के खिलाफ कब सड़कों पर उतरेंगी? 1 मिनट आ रहा हूं मैं, शायना जी। हाँ, आप सुन लीजिए। देखिए, आप कुछ बोल देंगे, कोई कुछ ट्वीट कर देगा, या फिर कोई कुछ मतलब रास्ते में आके प्रोटेस्ट कर देगा, या फिर किसी को मार देगा, किसी के खिलाफ बुरा बोल देगा। इसके ऊपर, इसके आधार पे तो कोई केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता ना। अगर ऐसा हो सकता है तो आप और जो ट्वीट कर रहा है वो सब मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। पुलिस का क्या जरूरत है, सीबीआई ईडी का क्या जरूरत है? नहीं, पुलिस का जरूरत तो ये है कि ट्वीट करने वालों को ट्वीट डिलीट कराना। पुलिस का काम पश्चिम बंगाल में कोलकाता की पुलिस जो है उस डॉक्टर को जो बचा नहीं पाई, कोलकाता की पुलिस जो है बाकी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पाई, उसका काम तो यही है। कलकत्ता पुलिस का तो काम ये है कि कोई ट्वीट करे, उसके घर पहुंच जाए, उसके घर पहुंच के उसको धमका दे। आप मुझे बताइए, एक महिला डॉक्टर, नहीं आप मुझे बताइए, एक महिला डॉक्टर अपनी साथी के लिए इंसाफ मांग रही है, पुलिस उसके घर पहुंच जाती है, शर्म आती है क्या बंगाल पुलिस को? शर्म आती है क्या? नहीं, मतलब आप जैसे बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोगों का काम क्या है पता है? जब मणिपुर में कुछ होता है ना, आप लोगों से कोई मतलब बुली नहीं निकलता मुझसे, आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। आगे मणिपुर पे ना रुद्रांका एजेंडे पे आ गए ना, रुद्रांका एजेंडे पर आ गए ना, अपने एजेंडे पर आ गए ना।
अपने एजेंडे पे आ गए ना, मणिपुर पे आ गए, लेकिन वहां पर जो है बंगाल में कुछ मर्जी हो तो भैया ममता बनर्जी मणिपुर की मुख्यमंत्री जाके बन जाए ना। बंगाल की क्यों बैठी हुई है, बंगाल में क्यों बैठी है, मणिपुर में जाके पहुंच जाए ना। शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है आपको, शर्म नहीं आती है। टका हुआ कुर्ता पहनकर बैठे आज शक्ल दिखाने के लिए, और रंगीन कुर्ता पहनकर बैठते, शर्म आनी चाहिए आपको। बैठकर यार डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं मणिपुर में। आप मणिपुर में सवाल उठाएंगे, आप महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन है। उस बच्ची का सोचिए जिसने ट्वीट किया था, आप सबसे बड़े दुश्मन है महिलाओं के। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। थोड़ा घर में आसपास चुल्लू का पानी हो तो चुल्लू और पानी में डूब मरिए। बीजेपी को चुप हाँ, बीजेपी पर गुस्सा निकालिए, बिल्कुल बीजेपी में गुस्सा निकालिए। ये जो टका हुआ कुर्ता पहन के अगली बार और लाल पीला कुर्ता पहन के आइएगा, क्योंकि आप तो दुर्गा पूजा मना रहे हैं ना, आज मिठाइयां खा रहे होंगे आप लोग बैठकर वहां। ठीक है, शाहनांसी वही कह रहे हैं कि भाई वो तो कानून व्यवस्था को मैं 2-3 चीज बोलना बोलिए। मैं 2-3 चीज बोलना चाहती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि टीएमसी के समर्थक हैं तो उनको बोलना पड़ता है बहुत सारा झूठ। सर्वप्रथम एक बलात्कार होता है, डॉक्टर के प्रति बलात्कार जब होती है तो संवेदनशीलता के साथ टीएमसी की सरकार यानी कि ममता बनर्जी जो स्वयं एक महिला है वो क्या कहती है कि नहीं ये सुसाइड था या वो लड़की लापता थी। जब विक्टिम के माता पिता ने ये मुद्दा को उठाया तब उन्होंने प्रिंसिपल को कहा आप इस्तीफा दीजिए, 4 घंटे में उनको कहीं और नौकरी मिल गई। आप मुझे बोलिए ये संवेदनशीलता है? आज जो आंदोलन कर रही है टीएमसी वो किसके प्रति कर रहे हैं मैं समझ ही नहीं पा रही हूं। गृह मंत्री है ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, हेल्थ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। वो आंदोलन कर रही है उन्हीं के शासन प्रशासन के प्रति या उन्हीं के शासन और प्रशासन के खिलाफ। मैं नहीं समझ पा रही हूं कि जो आक्रोश हमें आज देखने मिल रहा है निर्भया के बाद, मैं मानती हूं कि कोलकाता में हुआ इतना दुखद है कि सर्वप्रथम तो उनको बयान देना चाहिए था, संवेदनशीलता के साथ पेश आना चाहिए था और अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी। जहां आपको पता है 7,000 लोग जाते हैं, पूरा खिलवाड़ करते हैं एविडेंस के साथ, क्या ये एक बहुत बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं है अशोक जी? और दूसरी बात, जब सीबीआई ने कहा एफआईआर दर्ज करें तब होता है, तब तक ये पूरा गोल मटोल कि नहीं हुआ किसने किया, कौन है ये लोग, और फिर आ जाते हैं बाम राम के ऊपर। मैं पूछती हूं क्या जब बलात्कार होता है देश के कोई भी कोने में तो क्या 3 चीज के ऊपर हमें फोकस नहीं करना चाहिए? सबसे पहले एविडेंस जल्द से जल्द, ताकि जिन्होंने ये अपराध किया और यहां तो इतनी गंदी अपराध कि उनको सजा मिले जल्द से जल्द। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, शासन प्रशासन और राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाना। कहां है ये सब? और आज आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, आज आप आंदोलन कर रहे हैं और पूरे रास्ते पे ये बोलते हैं कि देखो ये भाजपा का विरोध प्रदर्शन है, कोलकाता के जो पुलिस है वो सक्षम है, हम विक्टिम है। ये क्या बात हो रही है? नहीं, पर शाहनांसी वो कह रहे हैं सजा देना चाहते हैं तो रुद्रांका सान्याल कह रहे हैं कि वो इस सोच के खिलाफ ममता बनर्जी सड़क पर उतरी हैं। और मुझे लगता है ये सोच के खिलाफ तो लोगों को जन जागरण करना ही चाहिए अगर इस तरह की सोच के लोग हैं तो। रुकिए अभी आऊंगा रुद्रांका। मैं बिल्कुल स्वागत करती हूं कि जो लोग आक्रोश और जो लोग संवेदनशीलता जताना चाहते हैं परिवार के प्रति या ये पूरे मुद्दे को उजागर करना है, लेकिन उस पूरे मुद्दे में एक पुरुष प्रधान मानसिकता है, एक सामाजिक दृष्टिकोण है, एक राजनीतिक दृष्टिकोण है, एक तरफ से प्रशासन का जो काम है वो है। लेकिन ये पहली बार है कि जब आप खुद मुख्यमंत्री हैं, खुद गृह मंत्री हैं, खुद हेल्थ मिनिस्टर हैं, आप ही बोलते हैं कि चलिए हम आते हैं रास्ते पे ये दिखाने कि हम ये सोच के साथ है या नहीं है। ये तो खिलवाड़ होता है ना। जब तक सीबीआई नहीं आती है तो आपने किया क्या? आपने एफआईआर दर्ज किया?
आपने कौन से बहाने दिए कि ये लड़की जो है वो गायब थी, उसने सुसाइड किया? ये कहाँ, ये दो तरफा नहीं हो सकता है। स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन आपने नहीं किया और यहाँ सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और बहाना बना रहे हैं। ओके, रुद्रांका सान्याल बोलिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए मैडम, आप जो बीजेपी के तरफ से बोल रहे हैं, आपको मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप जो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ये सुसाइड बोला था, आपके पास कोई इसके मतलब ये जो आप बोल रहे हैं ये उन्होंने कहाँ बोला? एक मिनट रुद्रांका जी, रुद्रांका जी एक मिनट, रुद्रांका जी एक मिनट रुकिए। शायना जी, क्या आपने ऐसा बोला? मैंने नहीं सुना, लेकिन कंफर्म कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपने ऐसा बोला, ममता बनर्जी ने कहा कि ये सुसाइड है। मैंने बोला प्रशासन, बोलिए। प्रशासन, तो ये ममता बनर्जी तो किसी ने नहीं कहा। प्रशासन, तो प्लीज रुद्रांका सुनिए, फैक्चुअल रहकर आप बात कीजिए। प्रशासन ने कहीं पे भी ऑफिशियली ये स्टेटमेंट कहीं पे भी नहीं दिया है। प्रशासन ने ऑफिशियली यार कैसे आदमी हो यार? रुद्रांका एक मिनट, रुद्रांका एक मिनट, इनकी आवाज बंद करो, इनकी आवाज बंद करो। क्या बोल रहे हो आप? आपने उसके माँ बाप के साथ जो महिला गई थी उसका बयान सुना है? आपने सुना है क्या? नहीं, डिबेट करने आए हो, कम से कम कुछ पढ़ लिख कर आते। कहां कहा है प्रशासन ने? हॉस्पिटल ने पहला फोन किया था उस पीड़ित के घर पे और कहा था आत्महत्या का मामला है। ऐसे आप बोलेंगे ना तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अगर आपको फैक्चुअल डिबेट करनी है, आपके पास कुछ तर्क है तो तर्क के साथ डिबेट करिए, कोई अच्छा लगेगा। अगर आपके पास बचाव में तर्क नहीं है तो आप कह दीजिए नहीं, मेरे पास बचाव में नहीं है। अरे आप तो झूठे, आप उन लोग अगर झूठ बोलेंगे तो हम बोलेंगे नहीं, झूठ। एक मिनट, कैसे आप कह रहे हैं? आपने एक मिनट, आपने बयान सुना था उसके परिवार का? उसके परिवार को क्या फोन किया था पहला? आपको मैं ये क्वेश्चन करता हूं कि आपने कहीं पे भी ऑफिशियल ये सुना है या ऑफिशियली ये देखा है कि कभी कहीं पे कैसा आदमी यार, कैसा बताया है? कैसा किसी के साथ भी ये एक सेकंड अशोक जी, रुद्रांक भाई, ऐसी घटना किसी के साथ भी हो सकती थी। ऐसी बातें मत करो जो कल आपको खुद शर्म आए कि आप ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसे लोग सो कैसे जाते हैं रात को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो घटना घटी है इनके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ कोई दल धर्म के बेसिस पे नहीं है। ये समाज हमने तो नहीं कहा दल और धर्म के बेसिस पे। हमने क्या कहा? हमने कहा दल, किसी ने भी कहा? हम एक मिनट, दल और धर्म पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। दल और धर्म पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। ममता उठा चुकी है। ममता ने धर्म पे, ममता इसमें, सुनिए रुद्रांका, सुनिए एक मिनट, रुद्रांका एक मिनट सुनिए। क्या प्रशासन ने पहला फोन ये नहीं किया था कि यह सुसाइड है? हाँ या ना बताइए, अगर आपको जानकारी है। देखिए, प्रशासन ने कहीं पे भी ऑफिशियली ये नहीं बताया है। ऑफिशियली तो आप डिक्टेटर भी नहीं है। अरे हाँ, मोदी जी की तो नहीं है, कांग्रेस का नहीं है। प्रकाश चंडाली एक मिनट प्रकाश चंडाली, मुझे लगता है मैं रुद्रांका से, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो आदमी जो है मतलब बेसिक चीज कोई, अभी तो थोड़ी देर, मुझे तो ये लगता है थोड़ी देर बाद रुद्रांका सान्याल ये कह देगा कि बलात्कार हुआ ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति से हम क्या चर्चा करेंगे? मुझे तो लग रहा है कि इनको बुलाया किस लिए। प्रकाश चंडाली बोलिए, प्रकाश चंडाली बोलिए। बुलंदे हैं। देखिए, ये बिल्कुल आरजी कर अस्पताल के इस वरिष्ठ अधिकारी ने उसके परिवार को फोन करके सबसे पहले ये सूचना दी थी कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। और अशोक जी, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जो विक्टिम होता है उसका कभी नाम नहीं लिया जाता। आरजी कर अस्पताल का प्रिंसिपल डॉक्टर का नाम लेकर के संबोधित कर रहा है। पूरे फेसबुक पर, पूरे सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये सरकार का, ये सबसे निर्लज्ज, निकम्मी और नाकारा सरकार का रुख से नकाब हटा है, बेनकाब हुआ। इस पर चेहरा दिखाने की स्थिति सरकार की नहीं है। और जरा भी अगर संवेदनशीलता मुख्यमंत्री होती महिला के नाते, तो उन्हें सबसे पहले दिन इसके न्याय की बात करनी चाहिए थी, पद से इस्तीफा देना चाहिए था। कमरू जी, आपने रुद्रांका को सुना होगा। मुझे तो लगता है कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं या पार्टी के समर्थक होते हैं ना, वो नेताओं से भी
दो हाथ आगे निकल जाते हैं झूठ बोलने में। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि टीएमसी के किसी प्रवक्ता ने कहा हो, टीएमसी के किसी नेता ने कहा हो कि नहीं सुसाइड नहीं कहा गया। अब ये नई थ्योरी जो है मेरी डिबेट में, अब मैं इस पर तो डिबेट करने आया नहीं हूँ कि मैं इस पर डिबेट करूँ, क्योंकि इनको लगता है इस पर डिबेट करेंगे तो बाकी ममता की जो कारस्तानी है उस पर पर्दा डल जाएगा। लेकिन मैं इस पर डिबेट नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो घोषित रूप से, अगर कान किसी के भी होंगे, किसी की भी बुद्धि होगी, किसी की भी आंख होगी, तो रोते हुए उस महिला का बयान सुना होगा जो उस परिवार के साथ खड़ी थी। बेचारी रो रो कर कह रही थी कि फोन किया गया और कह दिया आत्महत्या है, 3 घंटे तक डेड बॉडी नहीं देखने दी, और 3 घंटे बाद जो है माँ बाप को, तो ये सब तो चीजें पब्लिक डोमेन में है। इसको भी अगर ये नए इनको टीएमसी में नया पद चाहिए तो ये 2 हाथ आगे निकल गए झूठ बोलने में, तो मैं नहीं जानता। लेकिन आप कमरू जी, क्या आपका कमेंट है इस पूरे मामले पे, ये जो अब तक जहां मामला पहुंचा है? यहाँ पे देखिए, टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, इसको आता हूं मैं थोड़ा देर में, 2 मिनट का समय लेता हूं। सबसे पहले मैं आज यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक पिता के हैसियत से। जो मेरा बेटी भी एक डॉक्टर इंटर्न है, हॉस्टल में रह रही है, नाइट ड्यूटी कर रही है, और जो है कि उसका भी फोन आता है रात को 12 बजे, बोलती है कि डर लग रहा है, हॉस्टल में कोई नहीं है पेशेंट के अलावा, और हम हैं और नर्सेस वगैरह है, ना बैठने का जगह ना लेटने का जगह। तो उड़ीसा का घटना बता रहा हूँ मैं, बंगाल का नहीं है। मेरे बेटी उड़ीसा में पढ़ी है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, बेटी है जहां भी हो। ये पीड़ा एक पिता होने का नाते मेरे को जो महसूस हो रहा है, आज लाखों माता पिता वही पीड़ा समझ रहे हैं, वही डर महसूस कर रहे हैं जो आज इस पीड़िता के साथ में जो हुआ आरजीकर हॉस्पिटल में। तो आज इसका जिम्मेदारी अगर किसी पे दिया जाता है तो हम समाज को देना होगा, पहला बात। लेकिन प्रशासन कहीं पे भी इसमें बच नहीं सकता है, चाहे बंगाल का प्रशासन हो, चाहे जो नाकामी था सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि आज 2013 से जब निर्भया कांड हुआ था, 1000 करोड़ का फंड लिया गया था कि लड़कियों को, बेटियों को सुरक्षा दिया जाए, हॉस्टल में, कॉलेज के बाहर में, आम पब्लिक स्पेसेस में। वो आज 2024 में आकर इस तरह से आरजीकर का घटना घटा क्यों? अशोक जी, आज आपको और हमको ये बात का डिबेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा आरजीकर के बाद में बहुत सारा ऐसा घटना, मैं तो आपको 10 ऐसा इंसिडेंट गिना दूंगा जहां पे आज के डेट में विनीत गोयल जी को अपना पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। फॉरेंसिक टीम कितना घंटा बाद पहुंची वहां पे घटना स्थल में? अशोक जी, 4 से 6 घंटा शायद लगा उनको फॉरेंसिक टीम में पहुंचने में, उस जगह में। दूसरी बात, जिस तरह से वहां पे अफवाहें फैलाए गए, जिस तरह से फेक न्यूज फैलाया गया, उसको जो है कि कंट्रोल नहीं कर पाया, ना तो प्रशासन ने कर पाया और ना ही पॉलिटिकल पार्टी जो कि जिम्मेदार है बहुत सारा फेक न्यूज को फैलाने में, उसको भी जो है कि आज कटघरे में खड़ा करने का भी टाइम है। यहाँ पे मांग क्या है कि जो पीड़ित लड़की जिसके साथ में आज जो दुष्कर्म हुआ, जिस तरह से हत्या हुआ, उसको किस तरह से इंसाफ दिलाने का। उस दिन आरजीकर का 14 अगस्त का रात को जिस तरह से हमला हुआ, हम तो आज भी विनीत गोयल साहब को ट्वीट कर ये बोला कि भाई एक एक आदमी जो है वहां पे घटना स्थल पे था, जो आर्सन में, जो वैंडलिज्म में जो शामिल या तो फिर पहचान किया गया, उनको पकड़िए, उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी से है उसको नाकाम कीजिए आप। ये मैंने विनीत गोयल जी को आज विनीत गोयल को आपने ट्वीट किया तो आपके घर पुलिस नहीं है अभी तक? नहीं, सुनिए मेरा बात, वो तो देश भर में सब जगह पुलिस भेज रहे हैं जहां जहां लोग ट्वीट कर रहे हैं। देखिए अशोक जी, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से बिलोंग करता हूं, इतना डरूंगा तो समाज का काम नहीं कर पाऊंगा। ममता बनर्जी का ये भी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर ने एक कार्टून बना दिया था तो बेचारा 11 साल तक केस लड़ता रहा। बिल्कुल। कामदुनी का घटना आप भूल गए, तीन अभियुक्त को, सस्पेक्ट को जो है कि सजा भी हुआ था कोर्ट में, उसमें से 3 को फांसी का सजा हुआ था। लेकिन ममता बनर्जी का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नाकामी का वजह से वो 3 का फांसी का सजा से उनको लाइफ सेंटेंस तक उनको ये कर दिया गया, उसमें से 1 को तो सजा मुक्त कर दिया गया। तो आज जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस का सरकार चल रही है बंगाल में, देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूं कि क्या कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन मेरे को लगता है कि वो टोटली पॉलिसी पैरालिसिस में जा चुकी है। एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर में उसका कोई कंट्रोल नहीं बचा हुआ है, ना तो हेल्थ, ना तो पुलिस, ना तो कोई और विभाग में। आप कहीं पे भी पकड़ लीजिए, हर जगह घोटाला इस वक्त हो रहा है। वहां पे लोगों का सुरक्षा के नाम पे जो है कि धोखाधड़ी हो रहा है। जिस तरह से ये आरजीकर का इंसिडेंट हुआ, मतलब किस तरह से छुपाने का ये कोशिश किया गया, उसी तरह से संदेश खाली में हुआ
उसी तरह से कामदानू में हुआ, उसी तरह पार्क स्ट्रीट रेप कांड में भी हुआ। लेकिन आखिर क्यों, किसको बचा रहे हो आप तो प्रशासन में हो, हमारा माई बाप हो आप। अगर आपसे सुरक्षा का उम्मीद हम नहीं रख सकते तो फिर आपको गद्दी छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मैं आऊंगा। आपने जो सवाल उठाए, जो आपने निर्भया को लेकर सवाल उठाया वो इम्पोर्टेंट सवाल है, और उसमें कई सवाल जो हैं वो सरकार से पूछे जाने चाहिए। कई सवाल मुझे लगता है ये जुडिशरी जिस तरह से काम कर रही है उसके सामने भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, उन सारे सवालों को हम उठाएंगे। लेकिन साथ राजनीतिक पार्टियों के भी ऊपर जो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, रुद्रांक का जो है बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। आपने कहा कि पश्चिम बंगाल की जो जैसी स्थिति है, शायना इनसी बता चुकी हैं कि वो क्या बीजेपी पूरी तरह से सड़कों पर उतरी है। तो राजनीतिक रूप से मुझे लगता है जो विपक्षी पार्टियां होती हैं उनका दबाव जो है इंपॉर्टेंट होता है, और विपक्षी पार्टियां जब ऐसा कोई अपराध होता है तो वो सत्ताधारी दल पर दबाव बनाती है, तो वो इंपॉर्टेंट दबाव होता है, राजनीति नहीं होती। वो अगर कांग्रेस ने हाथरस में किया तो कांग्रेस ने बढ़िया किया, वहाँ पे दबाव बनाया, और आज अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी कर रही है तो मुझे लगता है बहुत बेहतरीन बीजेपी काम कर रही है। पर सवाल कई सारे और भी हैं कि आप दबाव बनाइए, लेकिन राजनीति सेलेक्टिव नहीं हो सकती। कहीं आप बलात्कार को बलात्कार मानेंगे, कहीं आप उसको नहीं मानेंगे, तो वो सेलेक्टिव राजनीति जो है वो खलती है पॉलिटिकल पार्टियों की, जैसा आप देख रहे हैं पूरी तरह से। इस पर भी आऊंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल को लेकर। पश्चिम बंगाल बेहाल, देश करे ममता बनर्जी से सवाल, और सवाल यह है कि आखिर इतना विभत्स कांड हुआ, उस कांड को लेकर के उसको उस पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। और सवाल सिर्फ अब उस एक डॉक्टर का नहीं है, उस डॉक्टर के पक्ष में, उस परिवार के पक्ष में जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर जो आरोप लग रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों पर एक पूरा का पूरा जत्था हजारों की भीड़ में हॉस्पिटल में आता है, उन पर हमला कर देता है। और जो लोग इस परिवार के पक्ष में और इस पीड़ित डॉक्टर के लिए लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनके घर पुलिस के नोटिस भेजे जा रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया, एक महिला पत्रकार हैं और उनको तो अपना जो एक्स अकाउंट है वो भी उनको डिलीट करना पड़ा। किस डर से, उनको क्या कहा गया होगा मैं नहीं जानता, लेकिन वो अचानक से एक ट्वीट करती हैं और उस पीड़ित परिवार के लिए ट्वीट करती हैं, और थोड़ी देर बाद वो अपना ट्वीट भी डिलीट करती हैं और वो अपना अकाउंट ही जो है वो डिलीट करके चली जाती हैं। तो मतलब है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, इस सब को जानना समझना जरूरी है। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शायना इनसे जुड़ी हुई है बीजेपी से, कमरू चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, प्रकाश चंद्रालिया महानगर के संपादक है, रुद्रांक सान्याल हैं TMC के सपोर्टर हैं, शशांक शेखर झा हैं वरिष्ठ जो हैं वो अधिवक्ता हैं। शशांक, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जो अभी जो एक पॉइंट अभी उठाया कमरू चौधरी जी ने, देखिए उसमें मुझे लगता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले से कहा भी। उन्होंने कहा भाई कड़ी सजा होनी चाहिए, डर होना चाहिए। और मैं निजी तौर पर मानता हूं, मुझे नहीं मालूम आप लोग कितने सहमत हैं, और बहुत सारे लोग, अगर मैं ये बिंदु उठाऊंगा तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखिए मैं कितना जो है मेरा कितना तानाशाह भरा रवैया। मैं ये मानता हूं कि अगर कानून में ऐसी व्यवस्था हो कि हम हर महीने कम से कम 4 बलात्कारियों को फांसी पर लटकते देखें,
हर महीने 4 बलात्कारी फांसी पर लटकते देखेंगे ना देश, तो मुझे लगता है कि जो भविष्य में बलात्कारी बनने की सोच रहा है उसकी रूह कांपेगी। लेकिन इस देश में होता क्या है, इस देश में 2004 से लेकर 2024 तक पिछले 20 साल में सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को फांसी हुई है, 2 फांसी की घटनाएं हुई हैं, एक 4 और एक अकेला। आखिरी बार फांसी जो है निर्भया के बलात्कारियों को हुई थी, और वो कब हुई थी? 2020 में हुई थी, और वो भी 8 साल लगे थे। निर्भया कांड 2012 में हुआ, 2020 में जाकर उनकी मां कानून के चक्कर लगाते लगाते थक गई थी, अदालतों के चक्कर वो कह रही थी कब न्याय मिलेगा। 2020 में, और उससे पहले धनंजय चटर्जी, वो भी पश्चिम बंगाल का मामला था, 2012 में उसको फांसी की सजा मिली थी। 2012 नहीं, माफ कीजिएगा, 2004 में। तो सवाल यह है कि 20 साल में हमने 2 केस के आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। आप कानून का डर कैसे करेंगे? और एक तो मामला हमने भी देखा था, जज साहब ने कहा कि हर रेपिस्ट का फ्यूचर होता है, और यह कहकर एक रेपिस्ट की फांसी की सजा माफ कर दी गई। तो अगर हम लोग रेपिस्ट का फ्यूचर भी देखेंगे तो फिर हम तो बलात्कार देखने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। नमस्ते अशोक जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अशोक जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था तो उसके बाद जस्टिस वर्मा की कमेटी बनी थी, और उसमें स्ट्रिक्ट प्रोविजंस किए गए थे। अभी हाल फिलहाल में हमने बहुत देखा है कि किस तरीके से रेप और जहाँ पे डेथ हो जाता है उसको रेयरेस्ट वाले क्राइम में भी डाला जाता है, और उस पर फांसी की सजा होनी चाहिए। एक मांग ये भी हो रही है कि ऐसे सभी मामलों में रिव्यू का या प्रेसिडेंट मर्सी का भी प्रोविजन खत्म कर देना चाहिए। तो आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कानून का विद्यार्थी होने के नाते कि कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भारतीय न्याय संहिता जो नई बनी है वो न्याय देने के लिए बनी है, और उसका परिकलम होना चाहिए। लेकिन समस्या यहाँ पे कुछ और है। कोई भी जो न्याय व्यवस्था होती है उसको सुचारू ढंग से चलाने का कार्य उस वहाँ की राज्य सरकारों की होती है, क्योंकि पुलिस उनके अंदर है, प्रशासन उनके अंदर है। तो उसी को करना है। बिल्कुल। अब इस केस का आप एक कार्यक्रम देखें, क्योंकि हर केस सीबीआई के पास नहीं जाता है, तो इस केस को एक हम तयशुदा तरीके से देखते हैं। सबसे पहले एक महिला का रेप होता है, उसको पुलिस पे रिपोर्ट नहीं किया जाता है तयशुदा समय में। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर में एक ऑर्डर ले आया, कहा कि 6 घंटे के अंदर में हर हॉस्पिटल को बताना पड़ेगा कि कोई भी वायलेंस होता है। तो बहुत बड़ी अच्छी पहल है। उस समय ऐसा नहीं था, तो उन्होंने सही तरीके से रिपोर्ट नहीं की, फैमिली को बताया कि भाई मिसगाइड किया, कहा कि सुसाइड हो गया एक्सेट्रा। बाद में मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट में जब मामला गया तो बंगाल की सरकार ने विरोध किया, कहा कि सीबीआई नहीं होना चाहिए। फिर कहा कि कम से कम 7 दिन दीजिए हमें, फिर कहा कम से कम 24 घंटे दीजिए हमें। लेकिन जो तथ्य सामने थे उसको देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हम आपको बिल्कुल 24 घंटे नहीं देंगे, और सीबीआई इंक्वायरी दे दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आते हैं। सीबीआई इंक्वायरी शाम, अगर दिन में 3 बजे हुई तो शाम में 6 बजे जो रूम था उसके बगल वाले रूम को तोड़ दिया गया, और शायद वो जो जहां पे ये घटना हुई है उसको भी शायद डैमेज किया गया है। आज ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने बोल रहे हैं पुलिस का कंप्लेंट आएगा आपको और मेरे खिलाफ, क्योंकि पुलिस ने तो कहा ये अफवाह फैला रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें अगर इनको नोटिस भेजना होगा तो इनको कलकत्ता हाईकोर्ट को भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने इनसे सबूत मांगा है, कहा है फोटो सबमिट करिए एफिडेविट के साथ कि आपने उस रूम को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कोर्ट में। तो खैर, ये होता है सीबीआई इंक्वायरी। सीबीआई जैसे ही इस मामले को लेती है, तीसरा स्टेप देखिए, जैसे ही लोग इसके ऊपर प्रतिक्रिया देने लगते हैं और सोशल मीडिया साइट्स पे बोलने लगते हैं, तो आपने जैसे बताया कलकत्ता पुलिस और साइबर पुलिस ने अलग अलग लोगों को नोटिस भेजना शुरू किया। नोटिस क्यों भेजा? वो कहा कि आप बिना किसी जानकारी के, बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी पे आरोप कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि जो मेनली आरोप थे वो सिटिंग गवर्नमेंट या जो अभी गवर्नमेंट है वहां टीएमसी, उस पर लगाए गए हैं। तो अगर लोगों पे आरोप इसलिए या लोगों को नोटिस इसलिए भेजे गए क्योंकि उन्होंने टीएमसी पे आरोप लगाया, तो क्यों नहीं ममता बनर्जी को भी नोटिस गया आज जब उन्होंने वामपंथी और भाजपा पे आरोप लगाया? तो इसका मतलब है कि पुलिस इस तरीके से कार्य कर रही है कि उसको इंडिपेंडेंट एंटिटी आप इस केस में एटलीस्ट नहीं देख सकते। और चौथा एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 घटना के बाद जब चौथा, आज वहां पे डिमांड हो रही थी 14 अगस्त की रात को, यानी 15 अगस्त में जो हम सुबह का वेट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आएंगे लाल किले पर और तिरंगा फहराएंगे, तो रात में 3 बजे जिस तरीके से वहां पे हमला हुआ, 1000 लोग घुस गए, तोड़फोड़ की, आगजनी हुई, डॉक्टरों को मारा गया, प्रोटेस्टर्स को मारा गया, मीडिया कर्मियों को मारा गया, उससे यह दर्शाता है कि कुछ ऐसा है जो बंगाल गवर्नमेंट इसको छुपाना चाहती है। और उसके बाद आज लास्टली शेमलेसनेस की लिमिट, नोटिस आएगा तो मैं देख लूंगा अशोक जी, लेकिन जिस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना चाहिए था, वो बेशरम होकर आज कलकत्ता के सड़कों पे है और प्रोटेस्ट कर रही है। किसके खिलाफ? क्या मांगना चाहती है और क्या दिखाना चाहती है? देखिए अशोक जी, जस्ट 30 सेकेंड्स और समझना पड़ेगा। यहां पे 3 बातें स्पष्ट है, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए।
पहला, सार्वजनिक तौर से प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए, ये इस तरीके का नौटंकी नहीं चलना चाहिए। दूसरा, जो क्राइम हुआ है ये ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ हुआ है, वो भी एक सरकारी हॉस्पिटल में, जो कि कलकत्ता यानी कि राज्य की राजधानी और टॉप 4 मेट्रो सिटीज है। अगर वहां हो सकता है तो किसी छोटे शहर में बिल्कुल हो सकता है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए कानून होना चाहिए। और तीसरा, इस तरीके का जो कार्य किया है, सबसे पहली जो जवाबदारी है उस प्रिंसिपल की है, वहां के पुलिस ऑफिशियल्स के जिन्होंने इसको दबाने की कोशिश किया, उन पे एक्शन होना चाहिए। मैं इससे पहले कि साइना जी और कमरू जी के पाऊं, एक बार मैं प्रकाश जी को लाना चाहता हूं। प्रकाश जी, क्या इस मामले में वास्तव में जो वहां के स्थानीय प्रशासन, जैसा अभी इन्होंने भी, शशांक जी ने भी कहा, स्थानीय प्रशासन और वहां की जो पुलिस है या वहां पर जो बाकी जो प्रशासन है, क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के जो है वो संकेत मिल रहे हैं क्या? प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है अशोक जी। जिस दिन से ये घटना हुई है उसके बाद से जिस तरीके से घटनाक्रम चला है, अभी शशांक जी बहुत अच्छे तरीके से सारी बातों को सिलसिलेवार तरीके से रख रहे थे। बात यह है कि इस घटना के कारणों की जांच होनी चाहिए। और देखिए, तृणमूल पार्टी के ही प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद रहे हुए शांतनु सेन कई बार आपकी डिबेट में आए हुए हैं, तृणमूल का पक्ष रखते हैं। उन्होंने अशोक जी ये बयान दिया है कि जो डॉक्टर घोष है, जिनको भी हटाया गया, संदीप घोष जिनको हटाया गया है, वो वहां पर किस प्रकार से रैकेट चलाते थे, विद्यार्थियों से पैसे लिए जाते थे, वहां पर और भी किसी और लोगों को फेल कर दिया जाता था। और वो डॉक्टर शांतनु सेन ने यहां तक कहा है कि उनकी बेटी इसी कॉलेज में वहां पर विद्यार्थी थी, उसके साथ भी कहीं पर भेदभाव हुआ है। ऐसी घटनाएं अगर हो सकती हैं तो एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है अस्पताल के भीतर में। और देखिए, सोशल मीडिया पर अशोक जी आपने बहुत अच्छे तरीके से मीडिया पर बातें उठाई है। जिस दिन घटना हुई है 14 अगस्त की रात को, पुलिस कमिश्नर वहां पहुंचकर वहां पर पुलिस की फेल्योर की बात नहीं कर पा रहे हैं। और अभी शशांक जी ने कहा कि 1000 की भीड़, शशांक जी वहां पर 5000 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी, 5000 से ज्यादा। और पुलिस कहां पर थी? पुलिस तो प्रसूति विभाग में जाकर के शरण ले रही थी, प्रसूति विभाग में जाके पुलिस शरण ले रही थी। 18 विभागों को तहस नहस कर दिया गया, इमरजेंसी को तोड़ दिया गया। इतनी हिम्मत किसमें हो रही है? आप मुझे इतना बताइए कि बात हो रही है बाम की, राम की, शाम की, लेकिन क्या बाम, राम और शाम की पार्टी के कार्यकर्ताओं की इतनी हिम्मत हो सकती है कि हजारों की संख्या में आधी रात को पुलिस की मौजूदगी में जाकर के एक अस्पताल में तोड़ कर दें? जिस तरीके से तोड़ हुई है, ये सत्तारूढ़ पार्टी के पोसे हुए लोगों के अलावा कोई कर नहीं सकता है। जांच तो इसकी होनी चाहिए कि हजारों लोग वहां पर किसके इशारे पर पहुंचे, वो भी ट्रकों में भर भर के आए थे, वो पूरा वीडियो है, ट्रकों में भर भर के लोग पहुंचे थे। जल्दी से मुझे दो बात और है, बिल्कुल मैं संपादक जी की बात से सहमत हूं। दो बात, पहली बात, आज भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस किया था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि पुलिस ने परमिशन तक नहीं दिया। तो जिस पार्टी के पास इतना नहीं है कि भाई प्रोटेस्ट परमिशन नहीं तो परमिशन लेके आएंगे, वो ऐसा कर देगी, आई डोंट एग्री। दूसरी बात ये है कि अगर 1000 लोग आ गए, एक साथ 5000 लोग की बात हो रही है, इसका मतलब है कि आपका पूरा जो तंत्र है वो पूरा विफल है। बिल्कुल। ओके, शाइना एनसी जी, मैं आपसे जो एक सवाल जो कमरू जी ने उठाया था, उन्होंने कहा कि भाई अल्टीमेटली जो एक फंड बना था, निर्भया फंड, उसको लेकर के और जो प्रोटेक्शन को लेकर जो सेंट्रल की तरफ से जो प्रयास होने चाहिए थे, वो कह रहे हैं कि वो सब चीज़ें नहीं हुई। देखिए अशोक जी, मैं राजनीति करना चाहती हूँ तो मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल की सरकार के ऊपर थोप सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारा सबूत है कि उनका जो अकाउंटेबिलिटी है वो नहीं है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन इससे उभर के जो हमें चर्चा करनी है, तो हाँ, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री ने जो कहा, एक पुरुष प्रधान मानसिकता, जहाँ हमें हमारे बेटे को सिखाना है, बेटे को समझाना है, ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन कानून का खौफ भी बहुत ज़रूरी है। अफसोस इस बात की होती है कोलकाता में कि जब ये हादसा हुआ, सर्वप्रथम क्या करना चाहिए था? अस्पताल को बंद करना चाहिए था, ताकि नो टैंपरिंग ऑफ एविडेंस। इन्होंने बिल्कुल विपरीत किया। यहाँ इस तादाद में जनता आई, इतना एविडेंस को उन्होंने टैंपर किया, और फिर वो बोल रहे हैं कि ये कोई अन्य दल के है, बाण, राम, ये सब चीज़ों। तो मैं मानती हूँ कि एक अकाउंटेबिलिटी, एक नैतिक जिम्मेदारी और एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप जानते हैं, हम जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। वी नीड टू वर्क कोलैबोरेटिवली, जहां शासन, प्रशासन, राजनीतिक इच्छा शक्ति और समाज, ये सभी दायरे और सभी पैरामीटर्स को हम घेर दें।
हाल ही में आपके ही शो पे हम लोग अयोध्या की बात कर रहे थे, वहाँ भी इतना दुखद है। और ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन जो एक समाजवादी पार्टी के नेता उसमें लिप्त हैं तो उनको भी एक्सपोज करना, सोशली ऑस्ट्रेसाइज करना ज़रूरी पड़ता है। तो मैं मानती हूँ कि ये जिम्मेदारी सिर्फ सिलेक्टिव नहीं हो सकता है। हर एक प्रदेश में अकाउंटेबिलिटी, हर एक प्रदेश में राजनीतिक इच्छा शक्ति, और हर एक प्रदेश में जो ड्रामा दिख रहा है यहाँ वेस्ट बंगाल में कि आप कोई अन्य दल को प्रोटेस्ट नहीं करने दे, लेकिन आप ही मुख्यमंत्री, अपने लिए ही गृह मंत्री, अपने क्षेत्र के ही हेल्थ मिनिस्टर, और फिर आप ही आंदोलन कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सोच के बाहर ओके, कमरू जी आ रहा हूं आपके पास तुरंत, एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं, उसके बाद तुरंत कमरू जी से इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत, हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना, अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम, उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आप देख रहे हैं बंगाल में बलात्कार और बवाल, देश करे ममता बनर्जी से सवाल, इसी सब पे चर्चा कर रहे हैं कमरू चौधरी जी। अशोक जी, देखिए इस बात इतना गहरी एक डिबेट हो रहा है। मेरा यहाँ पे जो है भाजपा के प्रवक्ता शायना जी भी बैठे हुए, लेकिन एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया नहीं है कि निर्भया फंड आज 12 साल लगभग हो चुके हैं, उसका कहाँ इस्तेमाल हुआ। 60-40 के रेशियो में ये फंड आया, इसमें नॉन रिफंडेबल फंड है ये, मतलब ये पैसा एक बार अलॉट हो जाए तो ये रिफंड नहीं हो सकता अगर इस्तेमाल भी ना हो। केंद्रीय सरकार को इमीडिएटली सारे स्टेटों का निर्भया फंड कौन सा स्टेट में कितना खर्चा हुआ,
उसका ब्यौरा इमीडिएटली देना चाहिए, पहला नंबर चीज। दूसरा नंबर, जैसे डिबेट में उठ कर आया कि कलकत्ता पुलिस ने बहुत लोगों को नोटिस भेज रही है। देखिए अशोक जी, आप और हम इस जगह में एक पब्लिक मुकाम में बैठकर बातें कर रहे हैं जहां पे गलत अफवाहें, फेक न्यूज का इतना बोलबाला है और कोई चेक नहीं है। मैं एक उदाहरण का तौर पे, आपने शेफाली वैद्य का नाम लिया, मैं ले रहा हूं एक महाशय का, देबायन सेन का। उनके पास इतना तथ्य है कि आरजी कर में प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा है, वहां पे किडनी रैकेट चल रहा है, वहां पे और ना जाने कितना सारा रैकेट्स वगैरह वहां पे चल रहा है। उससे क्या हो रहा है कि एक एक छात्रा छात्रियां जो वहां पे पढ़ रही है, या वहां पे नर्स है, वहां पे जो भी वहां पे स्टूडेंट्स वगैरह है, डॉक्टर्स है, सबके ऊपर सुनिए मेरे पास एक मिनट कमरू जी सुनिए के पीछे अरेस्ट होना चाहिए। कमरू जी सुनिए, मुझे बताइए, कमरू जी सुनिए, मैं आपसे एक मिनट चाहना जी, कमरू जी सुनिए, अभी जो है, जो मैंने एक महिला पत्रकार का नाम लिया, उस महिला पत्रकार को अपना अकाउंट डिलीट करना पड़ा। आपने उसका ट्वीट देखा था, उसने क्या लिखा था? उसने सिर्फ ये सवाल उठाया था ऑटोप्सी रिपोर्ट के आधार पर कि उसके पेरेंट्स ने ये जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर ये गैंग रेप लगता है। क्या ये अफवाह फैलाना है? क्या उस महिला पत्रकार को अपना ट्विटर हैंडल डिलीट करना पड़ जाए? क्या ऐसे आप देश चलाएंगे? आपको दिल्ली में तानाशाही दिखती है, ममता बनर्जी की तानाशाही नहीं दिखती? अशोक जी मैं जवाब दूं आपको? हाँ बोलिए। जवाब कड़वा है, बोलिए ना। आप पत्रकार हो, श्रेयासी जी भी एक पत्रकार है जिसका जिक्र आप कर रहे हो। आप पत्रकार का क्या फर्ज बनता है कि आप कोई भी रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले उसको वेरीफाई कीजिएगा ना। सुनिए मेरा बात सुन लीजिए अशोक जी। अच्छा, आप ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखा दीजिए जनता को। आज जो 150 ग्राम सीमेंट मिला है, हाँ। आप ऑटोप्सी रिपोर्ट पब्लिक कीजिए पहले। अच्छा, यहाँ पे कोई भी पैनल में बैठा हुआ ऑटोप्सी रिपोर्ट को पब्लिक करके बताइए। नहीं तो इसका मतलब क्या है कि आप उसका ट्विटर और सुनिए शशांक जल्दी से पॉइंट गलत हुआ। हाँ शशांक बोलिए, शशांक बोलिए। हाँ सुनिए शशांक सुनिए एक मिनट, सुनिए एक मिनट, सुनिए शशांक। सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर के समय में एडिटर्स गिल्ड के फेवर में जजमेंट देते हुए सीजीआई की कोर्ट ने यह कहा था कि अगर रिपोर्ट करते हुए किसी जर्नलिस्ट की तरफ से कोई गलत रिपोर्टिंग भी हो जाए फिर भी आप उस पर लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसका काम है सच्चाई फैलाना। अगर नहीं पता तो पढ़ लीजिए। कमरू जी सुनिए, 4 दिन लेट से कांग्रेस ने रिपोर्ट किया, राहुल गांधी को आज तक समय नहीं मिला। कमरू जी सुनिए, हाथरस सुनिए कमरू जी, अंत में मेरे पास समय कम है। कमरू जी सुनिए, मेरे पास समय कम है, लेकिन सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, मैं 5,500 रुपए की टिकट है दिल्ली से कोलकाता जाने की, सिर्फ कमरू जी सुनिए, सिर्फ 5,500 रुपए टिकट है दिल्ली से कोलकाता की। आपके नेता जो हाथरस भागे जा रहे थे उनको 5,500 रुपए का टिकट खरीद के दे दीजिए, वो कोलकाता भी जाएं और उसके बाद कोलकाता जाके वहां प्रदर्शन करें। हाथरस में जाने वाले कोलकाता जाने से डरते हैं क्योंकि आपका गठजोड़ है वहां। ये शर्मनाक राजनीति है। शाइना जी बोलिए, सिर्फ 30 सेकंड है मेरे पास। शाइना जी आप ऑटोप्सी रिपोर्ट को पब्लिश कीजिए अशोक जी, आगे बढ़ेगा उसी वक्त। सभी किसी ने निर्भया फंड को लेके सवाल उठाया। मैं आपको बता दूं कि 70% ऑफ द निर्भया फंड, इसका एक्सपेंडिचर पार्लियामेंट में भी स्पष्ट किया है कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 जो एक स्टेट को इंप्लीमेंट करना है, सेंट्रल विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड, सेफ सिटी और सबसे महत्वपूर्ण है एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। अब आप देखेंगे तो स्मृति ईरानी ने जब जवाब दिया तो 2023-24 तक 7,200 करोड़ एलोकेट किया गया है अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग स्टेट्स के लिए, और ये 70% जो मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे आज बड़ा खराब लगा। एक मिनट मेरे पास समय बिल्कुल बड़ा खराब लगा। कमरू जी, आप जो है पत्रकारों का ट्वीट डिलीट करने पर आप उसका समर्थन कर रहे थे, और मैं फिर कह रहा हूं अगर आप कहें आदेश दें तो मैं अपने दर्शकों से कह दूंगा 5,500 रुपए जमा करके वो भेज देंगे। राहुल जी और प्रियंका जी 5,500 रुपए की टिकट है, हाथरस जाने वाले कोलकाता पहुंच जाए, कोलकाता की बेटी के लिए भी इंसाफ मांगे। सिर्फ इतना मुझे कहना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का।